हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद हमने घर पे सेटअप तैयार किया है अपना कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस टॉपिक है आपका, ये आपका टॉपिक है और इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो साइंस का ये भी एक प्रकार का साइंस ही है, क्योंकि आज का हमारा जो पर्पज है वो यही है कि जो लोग घरों पर हैं, आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे ऐसा मैं आशा करता हूं। जो लोग घर पे हैं उनके अंदर डर बसा हुआ है और उस डर को खत्म करने के लिए हम इस टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट की कोरोना क्या है, कैसे इंक्रीज करता है, कैसे फैलता है और वैक्सीन कोरोना वायरस को कैसे मारता है, ये सारी बातों पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर देखो, कोरोना वायरस एक अफवाह की तरह है, एक बीमारी तो है जो है, लेकिन लोग इसको ज्यादा सेंसिटिव ले रहे हैं, सीरियस होके ले रहे हैं। कुछ लोग तो बीमारी से मर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि कुछ को कोरोना है और वो बीमारी से मर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी दहशत से मर रहे हैं, सिर्फ उसका नाम सुन करके, डर। तो हम इस वीडियो में आपका डर खत्म करेंगे और जो अफवाह, जो वीडियो वगैरह मोबाइल पे सेंड किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, उन सारी बातों को आप नजरअंदाज करिए। हमारा अगर आप कहना माने तो आप बिल्कुल भी न्यूज कतई ना देखें, क्योंकि न्यूज देखने से आपको टेंशन बढ़ सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए अपना बढ़िया मूवी देखिए, कोई सॉन्ग सुनिए, अपना अपने में मस्त रहिए, किसी की बातों को नहीं सुनना है। कौन कहाँ मर गया, किसको क्या हो गया, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कोरोना वायरस क्या है और ये किस प्रकार फैलता है, इन सारी बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको सबको पता है, आप लोग मास्क लगाते हो और बताया जाता है, स्क्रीन पर यहाँ पर आपको एक आदमी का फोटो दिख रहा होगा। इस आदमी को आप देखो, देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर स्क्रीन पे देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है 6 फीट दूरी होनी चाहिए, है ना। 6 फीट दूरी होनी चाहिए, मतलब कि ये इतना कमजोर वायरस होता है कि अगर आप 2 गज दूरी, बोलते नहीं, कहावत है कि 2 गज दूरी मास्क जरूरी, मतलब कि यदि आप 2 गज दूरी पर हैं, डिस्टेंसिंग है आपके अंदर, तब कोरोना वायरस अगर आपके अंदर, आप मान लीजिए आप उससे प्रभावित हैं, बीमार हैं और आपको जुकाम भी है, हम कोरोना की बात नहीं करते, आपको जुकाम है, कुछ भी है, आपको खांसी आ रही, तो उससे जो वायरस निकलेंगे वो रास्ते ही में ही मर जाएंगे। ये इतने कमजोर वायरस होते हैं, ये समझ लो आप, इतने कमजोर होते हैं। ये देखो यहाँ पर फिगर बना हुआ है, ये एक क्या है आपका, कोविड-19 का आपका फिगर है, कोविड-19 कोरोना वायरस का आपका ये फिगर बना हुआ है। तो इतना कमजोर होता है, तो क्यों ना हम दूरी बनाकर रहे, मास्क लगाएं। आपको एक फिगर और दिख रहा होगा स्क्रीन पर, देखो उसमें अंतर दिखाया गया है। इस स्क्रीन पर जो आपको फिगर दिख रहा है उसमें आपको अंतर दिखाया गया है कि कितनी दूरी पर, क्योंकि देखो ये जो आपको स्क्रीन पर जो फिगर दिख रहा है वो एडिटिंग के बाद आता है, पहले हमको नहीं दिखता है, हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो फिगर दिख रहा है स्क्रीन पर, आप उसमें देखो क्या है, दोनों लोग, लास्ट वाला देखो, जब दोनों लोग मास्क लगाए हों और डिस्टेंसिंग भी हो, तब 0% रिस्क होता है वायरस फैलने का। और बाकी में आप फिगर में देख सकते हैं बखूबी कि किस तरह से, कितने परसेंटेज आपका खतरा होने की संभावना होती है। तो चलिए इसको हटाते हैं, अब हम टॉपिक पे समझते हैं कि कोरोना वायरस क्या है, किस प्रकार ये फैलता है, इन सारी बातों पर हम डिस्कस करने वाले। चलिए, तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कोरोना वायरस। देखो इसमें क्या होता है, ये जो आपका वायरस है कोविड-19 का, कोरोना वायरस जो है, इसमें सबसे खतरनाक अगर कुछ होता है तो वो आपका ये जो इस तरह से ये बिखरी हुई अवस्था में इस तरह रहता है, फैला हुआ रहता है। ये आपका क्या होता है, स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। सबसे खतरनाक यही होता है, अगर इसको तोड़ देना, ये वाला तोड़ दे, तब ये गंजा हो जाएगा। ये जो आपका बीच वाला जो पार्ट है ये गंजा हो जाएगा यहाँ से, जब ये टूट जाएगा, क्योंकि सबसे खतरनाक अगर कुछ होता है तो ये यही आपका क्या होता है, स्पाइक प्रोटीन होता है। क्या होता है, स्पाइक प्रोटीन होता है, स्पाइक प्रोटीन होता है। तो स्पाइक प्रोटीन को क्यों ना, अब ध्यान से समझो,
इसका ये जो स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। अब ये सोचो कि हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करता है, ध्यान से समझो। अब ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है ये आपका लंग्स होता है। एक चीज और समझ लो, ये जो वायरस है वो सिर्फ फेफड़ों पर ही अटैक करता है और कहीं पर भी अटैक नहीं करता। क्योंकि कारण क्या है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की एक खासियत होती है, ये क्या होती है? अर्धपारगम्य होती है। क्या होती है? अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि यह सिर्फ जरूरी चीजों को ही अंदर जाने देगा। ठीक, जैसे विटामिन हो गया, प्रोटीन्स हो गया, इन सारी चीजों को ही अंदर जाने देती है। और कोरोना वायरस उसमें से है नहीं, इसलिए इसको हमारे शरीर के किसी भी सेल आप समझ रहे हो, सेल को क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कही जाती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और ये क्या होता है? अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब है कि वो सिर्फ जरूरी चीजों को ही हमारे शरीर में एंटर करने देती है। जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है, उसको शरीर के अंदर, मतलब कि हमारे शरीर के किसी भी पार्ट से वो वायरस अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ लंग्स के। अच्छा, इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन क्या होता है कि फेफड़े में क्यों जाता है? तो इसमें क्या होते हैं? इसमें रिसेप्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? रिसेप्टर लगे होते हैं। और इसी रिसेप्टर से आकर के ये जो आपका स्पाइक प्रोटीन है वो इसी में क्या करता है? फंस जाता है। इसी में क्या करता है? फंस जाता है। ये क्या होता है? फंस जाता है। अब सोचो, अब ये आ गया यहाँ पर। अब हम लोग क्या बताया कि सेल मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ जरूरी चीजों को, लेकिन रिसेप्टर के कारण वो जो आपका वायरस है, वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है, तो एक बात समझ लो, स्पाइक प्रोटीन का काम क्या होता है? शरीर के अंदर एंट्री करना, मतलब अंदर जाने का काम, अंदर ले जाने का काम कौन करता है? आपका स्पाइक प्रोटीन करता है। यही सबसे खतरनाक होता है। अगर ये टूट जाए तो आपका कोरोना वायरस जीरो हो जाएगा, कोई भी रिस्क नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति इस कोरोना वायरस से नहीं डरेगा। लेकिन सबसे खतरनाक आपका यही स्पाइक प्रोटीन होता है। तो स्पाइक प्रोटीन हमारे लंग्स में चला जाता है। और किसके द्वारा जाता है? रिसेप्टर के द्वारा जाता है। और एक चीज समझ लो, ये भी सबसे खतरनाक है। ये भी खतरनाक, इसको क्या बोलते हैं? आरएनए बोलते हैं। इसी को ढूंढने में वैज्ञानिकों को काफी समय लग गया कि वास्तव में कोरोना वायरस जो है वो इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है, इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो वो बाद में पता चला कि वो क्या था? आरएनए था। और इसको क्या दिया गया? जेनेटिक मटेरियल कहा गया। क्या कहा गया? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? कोरोना की वृद्धि करने का काम करता है, मतलब कि इसे बढ़ाने का काम, वृद्धि करने का काम कौन करता है? वृद्धि करने का काम आपका आरएनए या जेनेटिक मटेरियल करता है। अब ध्यान से समझो, ये कोरोना वायरस है, इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये आपका स्पाइक प्रोटीन है। स्पाइक प्रोटीन का काम क्या होता है? शरीर के अंदर एंट्री करना। शरीर के मतलब शरीर में कहां पे? फेफड़ों में एंट्री करने का काम किसका होता है? स्पाइक प्रोटीन का। और कोरोना की वृद्धि को बढ़ाना, मतलब ये जैसे ही हमारे शरीर में, लंग्स में, फेफड़ों में प्रवेश करते हैं तो कब इनकी संख्या लाख से या 1 से 10,000 हो जाए या 10,000 से लाख हो जाए, कभी इतनी जल्दी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता है। तो पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है ये तेजी के साथ शरीर के अंदर जाने के बाद, फेफड़े में जाने के बाद वृद्धि कर देता है और फेफड़े को जाम कर देता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो वो कैसे होगा? देखो ध्यान से समझते हैं। अब यहाँ पे ये एंट्री कर गया, स्पाइक प्रोटीन एंट्री कर गया कहां पे? हमारे शरीर के अंदर। कहां पे? लंग्स में, फेफड़े में। कहां पर? फेफड़े में प्रवेश कर गया। अब फेफड़े में जैसे ही, और किसके द्वारा गया? रिसेप्टर के द्वारा गया। जैसे ही ये शरीर के अंदर रिसेप्टर के द्वारा हमारे फेफड़े में प्रवेश करता है
तो वहां पर क्या होता है फिर ये, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है, अब हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है, और सेल में आपका डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, ये सारे पार्ट होते हैं। तो उसी में आपका एक पार्ट होता है राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम। और एक होता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस केंद्रक, और ये राइबोसोम, राइबोसोम हो गया आपका। तो जैसे ही ये जो कोरोना है वो रिसेप्टर के द्वारा हमारे शरीर में एंट्री करता है, प्रवेश करता है, तो रिसेप्टर अंदर चला गया, रिसेप्टर के द्वारा ये अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद ये तुरंत, अब जो न्यूक्लियस हमारा होता है, हमारी कोशिका का जो न्यूक्लियस होता है, इसको ये पता नहीं होता है कि जो ये शरीर के अंदर प्रवेश किया है ये अच्छा व्यक्ति है या खराब व्यक्ति है। अब ये कोरोना वायरस जो है वो आकर के इसी न्यूक्लियस को इंडिकेट करता है, इसी से पूछता है कि भैया फोटोकॉपी मशीन कहाँ है, फोटोकॉपी मशीन कहाँ है। तब ये बता देता है, न्यूक्लियस क्या करता है, बता देता है कि भैया फोटोकॉपी मशीन और राइबोसोम है। अगर कोई पूछे और ये किसका फोटोकॉपी करता है, तो प्रोटीन का करता है। किसका करता है, प्रोटीन का, ये प्रोटीन का करता है। अब देखो यहाँ पर प्रोटीन में आपका जैसे विटामिन हो गया, लवण हो गया, ये सारी चीजें आपका ये फोटोकॉपी करता है, शरीर में प्रोटीन की मात्रा बनाए रखता है। तो वो कौन करता है, राइबोसोम करता है। राइबोसोम को फोटोकॉपी मशीन कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन की संख्या को लगातार कंटिन्यू बढ़ाता जाता है। अब जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचता है और न्यूक्लियस से पूछता है कि भैया फोटोकॉपी मशीन कहाँ है, तो वो बता देता है कि भैया राइबोसोम के पास चले जाओ। अब राइबोसोम में जो फोटोकॉपी मशीन है ना, देखो फोटोकॉपी मशीन की एक खराबी होती है, उसके ऊपर जो पेपर रखा गया है, किस चीज की फोटोकॉपी हो रही है उसको नहीं पता होता है। राइबोसोम को नहीं पता होता है कि हम किसका फोटोकॉपी कर रहे हैं, प्रोटीन का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, मशीन को पता नहीं होता है। तो उसी तरह ये जब अंदर आता है तो ये क्या करता है, यहाँ से प्रोटीन को हटा देता है और प्रोटीन को हटा करके अपना जेनेटिक मटेरियल सेट कर देता है। इसी जेनेटिक मटेरियल को, इसी आरएनए को उस फोटोकॉपी मशीन पर रख देता है और तेजी के साथ अपनी संख्या में वृद्धि करने लगता है। समझ गए ना, तेजी के साथ अपनी संख्या में वृद्धि करने लगता है। अब भैया क्या हुआ, एक वायरस आया था शरीर के अंदर और एक वायरस से इनकी संख्या कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही। धीरे धीरे ये कंडीशन आई कि फेफड़े पूरे जाम हो गए, और जब फेफड़े जाम हो गए अब आदमी को सांस लेने में दिक्कत हो रही, प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है, हमारा जो प्रणाली होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है, इम्यून सिस्टम को क्या बोलते हैं, एक मिनट इधर समझ लेते हैं। इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा, अच्छा ये क्या होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है ये क्या करती है कि जो शरीर में अनावश्यक वायरस या कुछ आ जाते हैं उनको पहचान करके उनको मारने का काम इम्यून सिस्टम का होता है। ठीक, उन्हें पहचान करके उनको मारने का काम। अब जब फेफड़े में पहले तो कुछ नहीं था, एक वायरस आया था चुपके से, आकर के रिसेप्टर से अंदर गया, न्यूक्लियस से बात की भैया फोटोकॉपी मशीन कहाँ है। अब इसने बता दिया कि भैया राइबोसोम के पास चले जाओ, प्रोटीन को हटाया, अपना जेनेटिक मटेरियल सेट कर दिया, और जब अपना जेनेटिक मटेरियल सेट कर दिया तो संख्या में वृद्धि होने लगी। जेनेटिक मटेरियल मतलब कि जो वृद्धि करे, अपने जैसी संतान उत्पन्न करे। ठीक, तो ये अपनी जैसी, अपनी बिरादरी, जो इनका बिरादर था उसी की फोटोकॉपी करने लगी, अपनी संख्या में वृद्धि कर ली। इतने ज्यादा संख्या में हो गया कि पूरे फेफड़े में ये घूमने लगे। ये जब पूरे फेफड़े में घूमने लगे तो फिर क्या हुआ, इम्यून सिस्टम को पता चला। अब ये तो टेंशन में आ गया, तो ये सब कहां से आ गए इतने सारे, ये तो अभी नहीं थे। अब ये क्या करता है, धड़ाधड़ कंटिन्यू उस वायरस को मारने लगता है, लेकिन वो मर ही नहीं रहा है। अब बड़े चक्कर में बहुत परेशान हो गया। तो न्यूक्लियस इससे बोलता है, न्यूक्लियस बोलता है कि भैया काहे परेशान हो रहे हो,
इसको क्यों मारने में जुटे? ये मरेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, राइबोसोम से फोटोकॉपी होकर के धड़ाधड़ निकल रहा है, कंटिन्यू निकल रहा है। क्यों परेशान हो रहे? तो ये पूछता है कि भैया बताओ हम क्या करें, इससे पूछता है न्यूक्लियस से कि अब क्या करें। तो ये क्या बोलता है, ये इम्यून सिस्टम को बोलता है कि भैया तुम एंटीबॉडी बनाओ। क्या बनाओ? एंटीबॉडी बनाओ। एंटीबॉडी जितने अधिक होंगे और इसको घुसने से रोको। एंटीबॉडी बनाओ और क्या करो, इसको घुसने। एंटीबॉडी का फिगर आपको हम बना के दिखा देते हैं। एंटीबॉडी इस तरह से आपका वाई के आकार का होता है, इस तरह से आपका एंटीबॉडी होता है। और इसी तरह से अभी आपको स्क्रीन पर फिगर दिख रहा होगा, इसी तरह से आपके एंटीबॉडी होते हैं। जो एंटीबॉडी होते हैं वो आपकी इसी तरह से जो आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक फिगर वायरस का, और यहाँ पर इस तरह से चिपके हुए ये जो आपका एंटीबॉडी है यहाँ पर आपको चिपका हुआ दिख रहा होगा उससे। लेकिन वहां पर संख्या में ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 हैं, और काफी जो आपके ये स्पाइक प्रोटीन है वो खाली है, मतलब कि घुसने की संभावना है कि वो फेफड़े में यहाँ पर रिसेप्टर से फिर से एंट्री कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो आपका ये एंटीबॉडी है इसकी संख्या अधिक होनी चाहिए। जितना अधिक एंटीबॉडी, मतलब कि जिसका इम्यून सिस्टम ज्यादा बढ़िया होगा वो व्यक्ति अच्छे से कोरोना से लड़ सकता है। जिसका इम्यून सिस्टम गड़बड़ होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली गड़बड़ होती है, वह व्यक्ति क्या होता है, कोरोना से हार जाता है और मृत्यु हो जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एंटीबॉडी के विषय में थोड़ा और विस्तृत बताते हैं, तब तक आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं। अब आपको पता हो गया कि जब इसके अंदर प्रवेश हुआ और न्यूक्लियस से क्या हुआ, न्यूक्लियस से पूछ करके राइबोसोम से मिल करके, अब आप सोचो कि हमारा ही राइबोसोम, हमारा ही क्या, हमारा ही राइबोसोम, हमारा ही राइबोसोम, हमारा ही सेल मेम्ब्रेन, हमारा ही शरीर किससे मिल गया, कोरोना के साथ मिल गया। अब उसका साथ दे रहा है, उसके मतलब कि यहाँ पर इसका क्या हुआ, इसका प्रोटीन हटा करके, इसका प्रोटीन हटा करके क्या हुआ, वहां पर क्या लग गया, आपका जेनेटिक मटेरियल लग दिया गया और धड़ाधड़ कोरोना के जो लक्षण थे वो बढ़ने लगे, मतलब कि कोरोना की संख्या बढ़ने लगी बहुत सारे। जब अब पता लगा फेफड़े में पूरे कोरोना वायरस इसी तरह से बन गए, छोटे छोटे करके बहुत सारे, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से सब टहलने लगे, छोटे बड़े करके हर साइज के जब टहलने लगे तब पता चला कि ये बहुत सारे हो गए। तब क्या हुआ, जो हमारा इम्यून सिस्टम था इसको मारने लगा। तो न्यूक्लियस ने कहा भैया ये ऐसे नहीं मरेंगे, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम से फोटोकॉपी होकर के धड़ाधड़ निकल रहे हैं, मतलब कि आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो इनको क्या किया कि आप भैया ऐसा करो कि यहाँ पर क्या बनाओ, आप एंटीबॉडी बनाओ। क्या बनाओ, एंटीबॉडी बनाओ, एंटीबॉडी बनाओ। और एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी जितनी ज्यादा संख्या में होगा उतना इस स्पाइक प्रोटीन को इस तरह से, आपका इस तरह से ढक लेगा। और जैसे जैसे जब ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडी बनेंगे तो इनके स्पाइक प्रोटीन को ढक लेंगे और कोरोना वायरस मर जाएगा। क्योंकि हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इस कोरोना वायरस को शरीर इस रिसेप्टर में अंदर ना आने दे, यहीं पर ही हम क्या लगा दें, आपका एंटीबॉडी इस तरह से सेट कर दे और वहीं पर आकर के ये आपका जो इस तरह से है ये स्पाइक प्रोटीन आपका यहीं फंस जाए और अंदर एंट्री ना कर पाए। तो जब अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा तो फिर सवाल ही नहीं बनता है कि वो अपनी वृद्धि कर पाएगा, क्योंकि अंदर जाने के बाद ही क्रियाकलाप शुरू होते हैं। और जब ये हमारे शरीर के अंदर नहीं प्रवेश करेगा तो अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि वैक्सीन क्या करती है। वैक्सीन, वैक्सीन क्या करती है, देखो वैक्सीन का काम, वैक्सीन कुछ नहीं है, सिर्फ वैक्सीन जो लगती है उसमें एंटीबॉडी बढ़ाने की क्षमता अधिक होती है। जब वैक्सीन हमारे शरीर में लग जाती है तो एंटीबॉडी तेजी के साथ बनना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत सारे एंटीबॉडी हमारे शरीर में टहलने लगते हैं। और जब कभी भी वैक्सीन लगने के बाद यदि हम संक्रमित होते हैं
कोरोना वायरस आता है तो यही एंटीबॉडी तेजी के साथ इस कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को ढक लेते हैं और हम कोरोना से बच जाते हैं। लेकिन अब हुआ क्या? अच्छा देखो, अब आप बताओ कि सर आप ऐसे पढ़ा रहे हो, बता रहे हो कि हाँ ये कुछ नहीं है, इस तरह इतना टाइम क्यों लग गया? देखो, अब सिर्फ वैज्ञानिक लोग ये पता नहीं कर पा रहे थे कि भैया ये जो इतने तेजी के साथ बढ़ता है वो है क्या। ठीक, कोरोना शरीर के अंदर प्रवेश करने पर उसकी संख्या में वृद्धि कर देता है, तो वो क्या चीज है जो वृद्धि कर रहा है? तो वो क्या चीज था, वो बाद में पता चला कि भैया कुछ नहीं है, ये आपका आरएनए है। जो अब देखो, आरएनए जो होता है हमारे शरीर में क्या होता है, वो डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये क्या होता है? सिंगल हेलिक्स होता है। इस तरह से संरचना होती है, इस तरह से इसकी संरचना होती है। और जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, इस तरह से, इस तरह से आपका ये डीएनए होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये आपका डीएनए होता है और यहाँ पर ये आपका सिंगल लेयर्ड होता है, ये आपका आरएनए होता है। तो इसकी संख्या को बढ़ाना, जो आपका ये क्या रिप्लिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? जो इसकी वृद्धि तेजी के साथ हो रही है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन बोलते हैं। आगे भी हम पढ़ाएंगे अगली वीडियो में आपको कि आरटीपीसीआर सीटी वैल्यू क्या होती है, किस तरह से आप पॉजिटिव नेगेटिव बताए जाते हैं, ये सारी बात हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ यहाँ पर फोकस करना है कि इतना टाइम क्यों लगा। तो वैज्ञानिक लोग जो थे वो सिर्फ यही पता नहीं कर पा रहे थे कि भैया ये ऐसा क्या चीज है जो लगातार कोरोना की वृद्धि कर रहा है। तो बाद में पता चला कि भैया ये क्या था, आपका आरएनए था। अब देखो, डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है। एक आप ये वाली लेयर हटा दो, ये वाली लेयर हटा दो ऐसे, तो आपका क्या बन जाएगा? आरएनए बन जाएगा। एक लेयर चढ़ गया तो आपका डीएनए बन गया। तो हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, बॉडी में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। आरएनए, आरएनए क्या होता है? जितनी भी वैक्सीन बनी है, जब पता चल गया कि भैया आरएनए होता है, तो जितनी भी वैक्सीन बनी है वो इसी पर एमआरएनए वैक्सीन कही जाती है। क्या कही जाती है? एमआरएनए वैक्सीन कही जाती है। अब इतनी बात पता हो गई। जब वैज्ञानिकों ने ये पता कर लिया कि भैया ये आरएनए है, तो फिर इसी आरएनए को जेनेटिक मटेरियल को लेकर के लैब में प्रयोग किया और उससे एक नकली कोरोना बनाया। इसी तरह का नकली कोरोना इंजेक्शन के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश किया और उस इंजेक्शन जो लगाया गया उसके साथ साथ उसमें एंटीबॉडी बनने की क्षमता को भी बढ़ाया गया। समझ में आ रहा है? मतलब कि जो आपका उन्होंने लैब में एक आरएनए से, इस जेनेटिक मटेरियल से एक नकली कोरोना तैयार किया और उसको इंजेक्शन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश किया और साथ ही उसमें आपका एंटीबॉडी की मात्रा बढ़ने का भी इंजेक्शन लगाया। जिससे क्या हुआ, जब वो नकली कोरोना हमारे शरीर में गया तो तेजी के साथ, इतनी तेजी के साथ एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हुए कि वो फिर क्या किए, उस कोरोना को, जो नकली वाला कोरोना था, उसको मारने में सक्षम हो गए और वो सारे एंटीबॉडी मिल करके उस कोरोना के स्पाइक प्रोटीन को ढक लिए। तो ये क्या था, ये पहले प्रैक्टिस थी। इसी आधार पर वैक्सीन बनाई गई। हमने क्या बताया, वैक्सीन में कुछ नहीं है। वैक्सीन सिर्फ क्या करता है, हमारे एंटीबॉडी को बढ़ाता है और एंटीबॉडी हमारा जो होता है वो हमें कोरोना से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे हम बच जाते हैं। तो अब क्या था, एंटीबॉडी बन गया और तो उसके बाद जब उस टाइम में क्या हुआ, क्योंकि हमारा जो शरीर था, अब इसमें क्या होता है, हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि कभी भी जब अंदर मारधाड़ चलती है। अब क्या था, अभी जब हमने शुरू में बताया कि जैसे ही इम्यून सिस्टम को पता चला कि ये भैया कहाँ से आ गए, तो वो उसको मारने लगा। जब हमारे शरीर में कोई अनियमितता उत्पन्न होती है, कुछ हम अंदर से, अगर हमारा शरीर का पार्ट कुछ गड़बड़ होता है, तब हमें बुखार आ जाता है। वैक्सीन लगने पर भी ऐसी कंडीशन आती है कि आपको 1-2 दिन तक बुखार आ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं। देखो क्या लोग अफवाह फैला रहे हैं,
तो अफवाह में आपको नहीं पड़ना। कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे हमारे चाचा ने वैक्सीन लगवाई थी, परसों खत्म हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग वैक्सीन से मर रहे हैं, समझ लो, ये अफवाह फैलाई जा रही है। कोई भी वैक्सीन खराब नहीं है और ना ही वैक्सीन लगाने से किसी की मृत्यु हुई है। हाँ, दुनिया में इतने लोग हैं, एक दो लोग हो सकता है कि वैक्सीन के बाद एक्सपायर हो गए, तो इसका रीजन सिर्फ यही हो सकता है कि इसका मतलब कि जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगाई गई है वो पहले से संक्रमित था, बाद में उसको वैक्सीन लगी है और 2-3 दिन के बाद वो मर गया और लोगों ने कह दिया कि वैक्सीन लगाने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो ऐसी बातों में आप ना पड़े, वैक्सीन जरूर लगवाएं, जिससे कि आपकी एंटीबॉडी की क्षमता बढ़े और आप आसानी से इस कोरोना वायरस से लड़ सकें। तो वैक्सीन जरूरी है। तो अब क्या हुआ, थोड़ा और समझ लेते हैं। अब जब क्या हुआ कि जब वैक्सीन लगाई गई और नकली कोरोना भी इंटर किया गया शरीर में, तब क्षमता आ गई लड़ने की। और उसी बीच क्योंकि ये जो हमारे एंटीबॉडी हैं वो कोरोना से लड़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि नकली कोरोना शरीर में भेज दिया गया था वैक्सीन के माध्यम से। और उस बीच जब आप कहीं से मान लीजिए ओरिजिनल वाला कोरोना आ गया, इंटर कर गया, तो ये एंटीबॉडी क्या, अरे चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए, तुरंत क्या करते हैं, ओरिजिनल वाले कोरोना को घेर लेते हैं चारों तरफ से, क्योंकि ये पहले ही उससे लड़ चुके हैं और उनको पता होता है कि ये वायरस है, उसी तरह से डिजाइन भी बना है और वो ओरिजिनल होता है। और वो चारों तरफ से यही एंटीबॉडी जा करके आपका जो एंटीबॉडी ये हमने बनाया इस तरह से, इसका मुंह जो है वो ढक लेते हैं और सारे, और ये जब टूट जाएगा तो हमने क्या बताया, जब ये गंजा हो जाएगा ना तो किसी काम का नहीं बचेगा, मर जाएगा। क्लियर है? इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा बात और बता देते हैं वैक्सीन के विषय में। तो बस आज के लिए इतना ही, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए अब हम समझ लेते हैं, क्योंकि इतनी बात आपको समझ में। अब वैक्सीन कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है, तो हम यही कहेंगे कि वैक्सीन कोई भी खराब नहीं है। जो जहां के लिए बनी है वहां के लिए वो बेस्ट है, आप लगवाइए। किसी की बातों में ना आए कि ये वैक्सीन इससे व्यक्ति मर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें फैली। इसीलिए आज का हमारा जो पर्पज था वीडियो बनाने का ये यही था कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं पर विश्वास करें और धैर्य से काम लें, आप सक्सेस होंगे। आप ये मत सोचिए कहां पर क्या हुआ है, आप अपना खुद को देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए समझ लेते हैं। देखो वैक्सीन जो है आपका एक फाइजर वैक्सीन है जो अमेरिका में बनी है। अमेरिका में फाइजर वैक्सीन कंपनी ने बनाई है, फाइजर वैक्सीन कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनेका ने मिल करके एक दवा बनाई है जिसको भारत में नाम दिया गया है कोविड शील्ड का। ये दवा कहाँ, भारत की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एस्ट्राजेनेका, जिसको क्या बोलते हैं, कोविड शील्ड बोलते हैं। यहां पर भारत में कोविड शील्ड के नाम से जाना जाता है। जिसके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में जो सीईओ हैं आधार पूना वाला, उन्होंने इसका भारत में क्या किया है, मतलब कि यहाँ पे ये बनी है। और संग्रह कहाँ का है, ये यहाँ पर आपका जो सीरम यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे है उसके सीईओ के आधार पूना वाला, इन्होंने क्या किया, कोविड शील्ड यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया भारत में, और नाम क्या दिया गया, कोविड शील्ड। मतलब कि ये जो दवा है ये भारत में बनी हुई नहीं है, ठीक, मेड इन इंडिया नहीं है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई है, जो भारत में इसका नाम क्या दिया गया, कोविड शील्ड। और एक चीज, नोवावैक्स, ये अफ्रीका और भारत का दोनों का योगदान है। ये गरीब देशों के लिए बनाया गया है, जैसे गरीब देश अफ्रीका, इसके लिए नोवावैक्स बनाया गया है, जो जिसमें भारत का भी योगदान है। ये दवा आपके अफ्रीका में गरीब लोगों के लग रही है, ठीक। तो ये सारी दवाएं हैं जो अलग अलग जगहों पर यूज हुई हैं और बढ़िया उनका जो रिजल्ट था वो भी अच्छा आया है। तो चलिए, लेकिन भारत की जो वैक्सीन है वो इस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे अभी हमने क्या बताया कि उसको इंजेक्शन के थ्रू नकली कोरोना वायरस को शरीर के अंदर भेजा जाता था और भेज करके उससे एंटीबॉडी की क्षमता भी इंजेक्शन लगता था और वो दोनों आपस में एक्टिव हो जाते थे और उस कोरोना को गिरा देते थे। और फिर जब उसी बीच में कहीं असली कोरोना आ गया तो उसको भी वो दबोच लेते थे और कोरोना को मार देते थे। लेकिन इंडिया की जो वैक्सीन है वो इस पर आधारित नहीं है,
वो कोरोना को, रियल कोरोना को कमजोर करके बनाई गई है। थूर पूछ के एकदम बढ़िया पीस करके, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कूच पीस के एकदम छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको शरीर के अंदर एंट्री किया गया। अब आप सोचो, जब उसका कमजोर शरीर, मतलब कोरोना कमजोर करके शरीर के अंदर एंट्री करेगा, तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी कमजोर होगा। उसी तरह के ऐसे एकदम आते हुए छोटे छोटे से आएंगे जो कोरोना वायरस होंगे बाहर, मतलब कि राइबोसोम के द्वारा जो फोटोकॉपी होकर निकलेंगे वो भी कमजोर निकलेंगे। और इतनी शरीर के अंदर क्षमता होती है, वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी की क्षमता बढ़ जाती है जो उस कमजोर कोरोना वायरस को हरा देता है। इसी बीच में अगर असली कोरोना वायरस आता है तब भी वो एंटीबॉडी एक्टिव होकर के उस कोरोना वायरस को हरा देते हैं। तो यही सारी बातें, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए इंडिया की वैक्सीन को देख लेते हैं। तो एक तो हो गया आपका कोविशील्ड, इसको आप नोट कर लीजिए, हम आगे बताते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इंडिया में जो वैक्सीन है वो पहला आपका क्या है, कोवैक्सीन, और दूसरा है कोविशील्ड। तो कोवैक्सीन जो है वो ओरिजिनल कोरोना वायरस को कमजोर करके बनाया गया है, और जब कमजोर वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो उसका जो आपका जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी कमजोर फोटोकॉपी बनेगी, और उसको एंटीबॉडी हमारे शरीर में काफी मात्रा में इंजेक्शन के थ्रू एंट्री कर दिए जाते हैं जो उसको आसानी से मार देते हैं। अगर उसी बीच ओरिजिनल कोरोना भी आता है तो उसको भी वो एंटीबॉडी चारों तरफ से घेर लेते हैं और कोरोना को नष्ट कर देते हैं। तो चलिए वैक्सीन के बारे में आपको पता हो गया, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसको आप जरूर लगवाएं, अफवाहों पर ध्यान न दें। 8 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका है। इसमें से शायद ही 5% लोग जो उस कंडीशन में मरे हो, जैसा हमने बताया था कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि भैया वैक्सीन लगाने से लोग मर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप वैक्सीन जरूर लगवाएं, वैक्सीन लगवाएंगे तभी आपको फायदा होगा। तो वैक्सीन जरूरी है। अगर वैक्सीन आपके यहाँ आता है, आपका जब नंबर आता है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। अप्रैल में 45 साल से ऊपर के लोगों को लगाया जा रहा है। मोदी जी ने ऐलान किया है कि मई के महीने से स्टार्टिंग से ही 18 से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको सबको वैक्सीन लगेगा और सब लोग कोरोना मुक्त होंगे। इजराइल एक ऐसा देश है जो बच्चों को, छोटे बच्चों को छोड़कर सबको वैक्सीन लगवा दी है, और इजराइल इस दुनिया का सबसे पहला देश हो गया है जो कोरोना मुक्त हो गया है। क्या हो गया है? कोरोना मुक्त हो गया। इजराइल एक ऐसा देश है जो कोरोना मुक्त हो गया है। इसने बच्चों को छोड़ करके सबको वैक्सीन लगवा दिया है। तो अब एक चीज और बता देते हैं, सैनिटाइजर क्या करता है। सैनिटाइजर अगर हम बताएं ना तो ये वैक्सीन का बाप है। देखो जब क्या होता है, जब सैनिटाइजर हम हाथ पे रब करते हैं, मान लीजिए आप कहीं गए, किसी के संपर्क में आए, तो क्या होता है, आपको यहाँ पर फिगर दिख रहा होगा, देखो बीच में ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है वो फटा हुआ, आपको आरएनए अंदर दिख रहा होगा। ऊपर से क्या करता है, इसको डैमेज नहीं करता है, वो अंदर के इस जेनेटिक मटेरियल को ही डैमेज कर देता है। जब हम रगड़ते हैं तो वो पहले ही उसको रगड़ के क्या करते हैं, उसका जो ऊपर का कोरोना का जो ऊपर का पार्ट होता है वो निकल जाता है। और जब जेनेटिक मटेरियल ही गायब हो जाता है तो ये वृद्धि कैसे करेगा, क्योंकि वृद्धि करने का काम आपका क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल करता है। तो आई होप ये आपको प्रोसेस पूरा आसानी से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।